नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये श्रृंखला आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जो कि प्रगतिवादी साहित्य से है। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन में भवानी प्रसाद मिश्र हैं, धूमिल हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं और केदारनाथ अग्रवाल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ऑप्शन है युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना या युगधारा। तो आप जानते हैं कि युगधारा रचना है नागार्जुन की। आग का झरना यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इनकी केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना है वो युग की गंगा है, नींद के बादल भी है, लेकिन आग का झरना की जगह पे यहाँ पे आग का आईना होता तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना होती, लेकिन यहाँ पे आग का झरना है, इसलिए ऑप्शन सी और डी दोनों केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत कर पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध कौन सी धारा से है? ऑप्शन है प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से या इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्तियाँ संबंधित हैं प्रगतिवादी धारा से। ये पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रगतिवादी रचना कुकुरमुत्ता से। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाएं हैं अणिमा, नए पत्ते, बेला और अर्चना। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? ऑप्शन है प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय या नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुक्तिबोध ने प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। प्रगतिवादी मार्क्सवाद से प्रभावित हिंदी साहित्य का एक काव्य आंदोलन है। गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख करते हैं। मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवि भी माने जाते हैं। इनकी प्रयोगवादी कविताओं का संकलन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रथम संस्करण में है। इनकी रचनाएं हैं काव्य संग्रह में अगर देखें तो इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। इनके कहानी संग्रह हैं काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। उपन्यास का नाम है इनके विपात्र, और इन्होंने फैंटेसी काव्य शैली को अनुभव की कन्या कहा है। ध्यान दीजिएगा, फैंटेसी काव्य शैली को अनुभव की कन्या कहा है। इन्होंने जयशंकर प्रसाद को वोरवाजी का अंतिम मुमूर्ष कवि कहा है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। इनमें से कौन प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय या मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अज्ञेय, क्योंकि अज्ञेय प्रयोगवादी कवियों के प्रवर्तक रहे हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसलिए अज्ञेय प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में से नहीं आते हैं। अज्ञेय प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं बल्कि प्रयोगवाद की एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर एवं मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? आपको बताना है कौन सी ऐसी लंबी कविता है जिसके रचयिता मुक्तिबोध हैं। ऑप्शन है पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा या असाध्य वीणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की है और ये एक लंबी कविता है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं।
अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंतर्दर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में आदि। राम की शक्ति पूजा निराला की तथा असाध्य वीणा अज्ञेय की लंबी कविता है। मुक्तिबोध जी से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में समादृत रहे। उन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए उसे अस्मिता की खोज की बात उठाई है। उसमें अस्मिता की खोज की बात उठाई है। अगला प्रश्न है, चाँद का मुँह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? चाँद का मुँह टेढ़ा है ये काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन है नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या धूमिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के कवि कौन हैं? भूल गलती नामक कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्तिबोध भूल गलती नामक कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? अंधेरे में नामक कविता किसने लिखी है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन या धूमिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंधेरे में कविता लिखी है मुक्तिबोध ने, जो कि इनके काव्य संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा है में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये रचना है मुक्तिबोध की। ऑप्शन है 1959, 1960, 1961 या 1962। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1961 ईस्वी में इस कृति का प्रकाशन हुआ। कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध की समीक्षा कृति है। इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कामायनी को फैंटेसी काव्य माना है। मुक्तिबोध के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ ध्यान से पढ़िए, नई कविता का आत्मसंघर्ष ये तथा अन्य निबंध मुक्तिबोध जी की रचना है। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी रचना है मुक्तिबोध की। कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह का नाम है इनके काट का सपना और डायरी है एक साहित्यिक की डायरी। काव्य संग्रह का नाम है चाँद का मुँह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चाँद का मुँह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? ऑप्शन है जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती या ब्रह्म राक्षस। आपको बताना है कि इसमें इस संकलन में जिसका नाम है चाँद का मुँह टेढ़ा है, इसमें कौन सी कविता संकलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्मदिन की धूप में। ये रचना इसमें संकलित नहीं है। शेष भूल गलती, एक स्वप्न कथा और ब्रह्म राक्षस इस काव्य संकलन में संकलित हैं। जन्मदिन की धूप में कविता चाँद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित नहीं है। चाँद का मुँह टेढ़ा है काव्य संकलन में संकलित जो प्रमुख कविताएं हैं वो हैं मुझे पुकारती हुई पुकार, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथ्य, एक अंतरकथा अंतःकरण का आयतन, मुझे कदम कदम पर, मेरे लोग, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंधेरे में, दिमागी गुहा अंधकार का ओरांग ओटांग, चकमक की चिंगारियाँ और एक स्वप्न कथा।
अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? ऑप्शन है मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, या मुझे पुकारती हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंधेरे में कविता में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव तथा छटपटाहट है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? मुक्तिबोध की वो कौन सी पुस्तक है जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया था? ऑप्शन है विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, या भारत इतिहास और संस्कृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत इतिहास और संस्कृत, इनकी पुस्तक जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस प्रश्न की व्याख्या में ये चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृत को प्रतिबंधित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनैतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में ना अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किन अन्य उपभाषा में हैं? त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ऑप्शन है ब्रज, मैथिली, अवधी या भोजपुरी। तो त्रिलोचन शास्त्री ये अवधी भाषा के भी कवि हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी कवि हैं। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इन्होंने अपनी कविताएं खड़ी बोली हिंदी के अतिरिक्त अवधी बोली में किया है। अमोला ग्रंथ इन्होंने 2700 छंद में व अवधी भाषा में लिखा है। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। त्रिलोचन को सोनेट का कवि कहा जाता है। ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, चैती तथा जीने की कला इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ ये किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन है नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुम्हें सौंपता हूँ ये काव्य रचना है त्रिलोचन की। हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर माने जाने वाले कवि त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह तथा त्रिलोचन में से एक थे। उन्हें हिंदी लघु कविता सोनेट का साधक माना जाता है। इनका जन्म सुल्तानपुर जिले में वर्ष 1917 में तथा मृत्यु 9 दिसंबर 2007 को गाज़ियाबाद में हुई। इनके त्रिलोचन का जो पहला कविता संग्रह था उसका नाम था धरती और ये प्रकाशित हुआ था 1945 ईस्वी में। ताप के ताए हुए दिन के लिए वर्ष 1981 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। वर्ष 1989-90 में उन्हें साहित्य हिंदी अकादमी द्वारा सलाखा सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा शास्त्री और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती आदि। तुम्हें सौंपता हूँ
प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन का काव्य संग्रह व कविता भी है। इन्हें सोनेट का कवि तथा अवध का किसान कवि भी कहा जाता है। त्रिलोचन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें देख लेते हैं। इनका वास्तविक नाम था वासुदेव सिंह। इनके काव्य संग्रह का नाम है धरती, अमूला, जीने की कथा, जीने की कला, अर्धान, अनकहनी भी कुछ कहनी है, उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत, गुलाब और बुलबुल इत्यादि। इनकी कहानी संग्रह का नाम है देशकाल। इनकी डायरी का नाम है रोज नामचा। अगला प्रश्न लेते हैं। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? आपने ऊपर अभी इसकी व्याख्या में पढ़ा है पिछले प्रश्न की कि वासुदेव सिंह कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है। हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्य धारा का प्रमुख हस्ताक्षर माने जाने वाले कवि त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों नागार्जुन, शमशेर बहादुर तथा त्रिलोचन में से एक थे। उन्हें हिंदी लघु कविता का सोनेट साधक माना जाता है। इनका जन्म सुल्तानपुर जिले में वर्ष 1917 में तथा मृत्यु 9 दिसंबर 2017 को हुई थी। त्रिलोचन का पहला कविता संग्रह धरती 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी अन्य रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती आदि। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? तो आपने ऊपर पढ़ा कि ये कविता है त्रिलोचन की। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? उर्वशी का काव्य रूप क्या है? ऑप्शन है बाल काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या रीत काव्य। तो इस प्रश्न पर स्टार लगा हुआ है, इसलिए विवादित प्रश्न रहा होगा। इस प्रश्न की व्याख्या से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित 5 अंकों की रचना है जिसे गीत नाट्य कहा जाता है। कुछ आलोचक इसे महाकाव्य कहते हैं। हालांकि इसे प्रबंध काव्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। उर्वशी शीर्षक से एक अन्य रचना जयशंकर प्रसाद की भी है जो चंपू काव्य यानी कि गद्य और पद्य मिश्रित काव्य है। उर्वशी को गीति नाट्य भी कहा जाता है। दिनकर के प्रबंध काव्य हैं जिनमें है प्रणभंग जो कि एक खंड काव्य है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी जो कि महाकाव्य है, रश्मिरथी। उर्वशी पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, उर्वशी जो है वो 5 अंकों की रचना है और ये एक महाकाव्य के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या त्रिधारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हुंकार, उर्वशी और कुरुक्षेत्र। ये तो दिनकर की रचनाएं हैं। त्रिधारा रचना दिनकर की नहीं है। त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं है बल्कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल और मिला तेज से तेज इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनसे जुड़े हुए। बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रप्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया है। भारतीय डाक तार विभाग ने भी 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृत के 4 अध्याय और हारे को हरिनाम इत्यादि। रेणुका दिनकर जी का प्रथम काव्य संग्रह है। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध काव्य है जिसे गीत नाट्य भी कहा गया है। कथा का 5 अंकों में विभाजन तथा कथोपकथन पद्धति के कारण
इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है, मूलतः यह प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह उक्त किस कवि की है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, धूमिल, मुक्तिबोध या रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये उक्ति है। उन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह उक्ति रामधारी सिंह दिनकर की है। यह जनतंत्र का जन शीर्षक कविता की पंक्ति है। ध्यान दीजिएगा, ये कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। पीकर जिनकी लाल सिखाएं उगल रही 100 लपट दिशाएं, काव्य पंक्ति दिनकर द्वारा रचित, कलम आज उनकी जय बोल कविता की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? ऑप्शन है रसवंती, फाथे, मुकुल या रश्मि रेखा। तो इन विकल्पों में जो रचना दिनकर जी की है उस रचना का नाम है रसवंती, ऑप्शन ए। शेष रचनाएं दिनकर जी की नहीं हैं। अगला प्रश्न है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है मैथिली चरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हारे को हरिनाम शीर्षक के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या दिनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? किस कृति को दिनकर जी के आधुनिक युग की गीता कहा गया है? ऑप्शन है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। उनकी रचना है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है, उसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृत इसमें से कौन सी है? तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र दिख रहा है, इसलिए कुरुक्षेत्र ही ऑप्शन में होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है अधैर्य का कवि? ऑप्शन है दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय या गिरजा कुमार माथुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अधैर्य का कवि कहा जाता है दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को। स्वतंत्रता के पूर्व उन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? किसकी कविता से उद्धृत हैं? तो आपने अभी ऊपर देखा था कि ये पंक्तियाँ हैं रामधारी सिंह दिनकर की, और रामधारी सिंह दिनकर के ग्रंथ का नाम है जनतंत्र। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की हैं। ये रचना का नाम है जनतंत्र का जन्म। गीत फरोज किसकी रचना है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, गोपाल दास नीरज, महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन। तो गीत फरोज रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ये प्रसिद्ध कवि, गांधीवादी विचारक व दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला या कुमकुम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रकाशित काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला काव्य संग्रह उनका कुमकुम 1936 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह का मूल स्वर यौवन से पहले उद्दाम, प्रणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता है। उनकी अन्य रचनाएं हैं रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी,
आदि। 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्र के प्रधान संपादक के रूप में काम करते रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का भी उन्होंने संपादन कार्य किया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।